2011 में तो मैं किडनैप भी हो चुका हूँ। मुझे 3 हथियारबंद लोगों ने जो है 6 घंटे तक मैं किडनैपर्स के कब्जे में था। हिंदुस्तान में मीडिया डर गई है, मीडिया कांग्रेस से डर गई है कि मेरे पास पीएमओ से स्क्रिप्ट आती है, एडिटेड होता है। हाँ पीएमओ से एडिट होके आता है। नहीं, इंटरव्यू के लिए पहले ही सवाल भेज दिए जाते हैं। देखिए ये इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। मैंने 3 बार नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया। मुझे राहुल गांधी की राजनीति से समस्या है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो सिर्फ नारे नहीं थे, वो एक सोच थी, वो एक स्ट्रैटेजी थी। अब पन्नू के पास हथियार जो है उसमें बारूद कौन भर रहा है? उसमें बारूद राहुल गांधी ने भरा है। राहुल गांधी एक बार खड़े होकर करते कि सुन पन्नू, अपने पजामे में रह, तेरी औकात नहीं है कि तू खालिस्तान की मांग करे, खालिस्तान की मांग करना गलत है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये आजादी जो हिंदुस्तान को मिली है बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली है। हिंदू 20 घंटे जगकर आईफोन 16 की लाइन में लगा है, वो कहां सोया है? सरकार नरेंद्र मोदी की है, सिस्टम भारत में सेकुलर जिहादियों का है। कि मैंने स्वरा भास्कर बोला इसलिए तो नहीं आपने कह दिया सर, वो तो बी कैटेगरी की फिल्मों में काम करने वाली सी कैटेगरी की हीरोइन है। मुझे लगता है वो आदमी जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है। और जब आप कहती हैं ना कि प्रधानमंत्री जब आप कहती हैं कि आपने पूछा, मैं फिर कह रहा हूँ मैं किसी को नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर दक्षिण से कोई एक व्यक्ति निकल करके देश भर के हिंदुओं का दिल जीत सकता है और प्रधानमंत्री की रेस में भविष्य के लिए हो सकता है, तो उसमें पवन कल्याण का नाम हो तो आने वाले दिनों में एक बड़े नेता बने। सर आपने हाथ में कलावा पहना है क्या? हाँ, बिल्कुल पहना है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढलान पर है? अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए उसमें बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, हम इतना आसान नहीं होता। अगर योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं तो शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं? शिवराज सिंह चौहान रेस में है, योगी आदित्यनाथ रेस में है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। देवेंद्र फडणवीस रेस में है। और आज 2 टूक बात होगी उनसे जो कि डीडी न्यूज पर, दूरदर्शन पर हर रोज शाम को 2 टूक बात करते हैं देश के सीनियर जर्नलिस्ट और डीडी न्यूज के सीनियर एंकर अशोक श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। नाइस टू हैव यू और बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे बहुत बहुत शुक्रिया वागीश, और वागीशा बहुत बहुत शुक्रिया, और एनएमएफ न्यूज आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। सर सबसे पहले शुरुआत करूंगी, बहुत दुख हुआ जब आपकी गाड़ी पर तोड़फोड़ हुई। 2 दिन पहले ही मैंने कुछ ट्वीट्स देखे, मैंने खुद ट्वीट भी किया है उस बारे में कि जब एक पत्रकार पर हमला होता है, देश का चौथा स्तंभ हम जिसे कहते हैं, आपने लगातार एक पत्रकार के लिए आवाज उठाई, जिस पत्रकार को बंधक बनाकर रखा गया अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी की। आपने कहा कि राहुल गांधी माफी मांग ले, आपने तो सिर्फ यही कहा ना कि राहुल गांधी माफी मांग ले, उसकी इतनी बड़ी सजा? देखिए मेरे लिए तो ये चीज़ एक आम है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं, ये जो मेरी गाड़ी पर हिट किया गया था, इसकी अभी जांच चल रही है। ये संयोग है, प्रयोग है, ये तो पूरी तरह से उसके बाद ही कहना ठीक रहेगा। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। 2011 में तो मैं किडनैप भी हो चुका हूँ। मुझे 3 हथियारबंद लोगों ने जो है 6 घंटे तक मैं किडनैपर्स के कब्जे में था। इसके अलावा आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप भी जानती हैं, आपके साथ भी हो चुका है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें तो जो हमारा प्रोफेशन है उसका हिस्सा है। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये सब चीज़ें अब नॉर्मल होती जा रही हैं। मतलब कितने दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिका के अंदर एक विदेशी सरजमी पर एक भारतीय पत्रकार के साथ, भारतीय मूल के पत्रकार के साथ, भारत से गए हुए राहुल गांधी की टीम के लोग इतना ज़्यादा वो हिमाकत कर सकते हैं कि वो एक वहाँ पर काम करने वाले पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, और उसको लेकर किसी को लगता है तो नॉर्मल चीज़ है। कांग्रेस एग्जैक्टली हमने क्या कहा? हमने तो यही कहा भाई एक बार माफ़ी मांगो। और जिन लोगों ने किया, हम नहीं कह रहे राहुल गांधी ने किया, हम नहीं कह रहे सैम पित्रोदा ने किया, लेकिन राहुल गांधी की एडवांस टीम के लोग थे। क्या इतना नहीं हो सकता था
कि आप उनको सांकेतिक रूप से उनको करीब 1 हफ्ते के लिए पार्टी से सस्पेंड कर देते। तो उससे क्या होता ना कि आगे भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन जब आप कोई एक्शन नहीं लेते ऐसे लोगों के खिलाफ, तो उन लोगों को लगता है कि हमने जो किया हमने नेताजी के लिए किया, नेताजी खुश हैं। तो आज उन्होंने रोहित शर्मा के साथ किया, कल को वो मेरे साथ करेंगे, परसों आपके साथ करेंगे, तो ये नॉर्मल चीज हो जाएगी। अगर नॉर्मल चीज हो जाएगी तो क्या इस तरह से हिंदुस्तान में पत्रकार काम कर पाएंगे? किसी को 3 घंटे बंधक बना लो, किसी को 6 घंटे बंधक बना लो, किसी का मोबाइल ले लो, किसी को मोबाइल तोड़ दो, किसी के मोबाइल से डिलीट कर दो, ये सब कब तक चलेगा? तो ये हम देखिए, हम लोगों पर जो है इस देश में इस तरह का अब पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि पत्रकारों पर शाब्दिक हमले तो होते रहते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे रोज आए दिन गालियां पड़ती हैं, रोज आए दिन जो है सुबह उठो तो देखो 15 लोग जो आपको गाली दे रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो करेंगे, सब आईटी सेल के लोग हैं। तो ये सब चीजें तो चल रही हैं। अब आप शारीरिक रूप से अगर हमले करोगे तो फिर आप इस देश में कैसे पत्रकारिता कर पाओगे? तो मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में सवाल पूछना मुश्किल हो जाएगा। और देश में एक धड़ा कहता है कि सवाल पूछना पत्रकारों का हक है, लेकिन अगर आप सवाल पूछने पर एक पत्रकार को इस तरह से बंधक बना लेंगे तो पत्रकार सवाल कैसे पूछ पाएंगे? सर, आपने अश्विनी वैष्णव जी से इसकी शिकायत की थी, सभी पत्रकार इसको लेकर गए थे और अश्विनी जी ने ये आश्वासन दिया है कि वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को ये देंगे, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो क्या लगता है राहुल गांधी माफी मांगेंगे? नहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको लेकर परसों ही उसने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको कंडेम किया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जो है इसको लेकर के उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है ये मीडिया की आज़ादी पर इस तरह का हमला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेशनल प्रेस क्लब है वाशिंगटन का, वो इसको लेकर के इस पर कड़ी, इसमें जो जो कार्रवाई हो सकता है वो करे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी संस्थान है जो मीडिया से जुड़ी। तो मुझे लगता है कि एक हमने जो कुछ किया था वो कम से कम दर्ज हुआ, अच्छे से दर्ज हुआ, दुनिया की निगाह में गया। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके आगे क्या हम लोग कहाँ तक लड़ाई ले जाएंगे, क्या करेंगे, और इसके आगे कुछ बचता भी नहीं। उसके आगे ये तो नैतिकता की लड़ाई है। हमने जो करना था कर दिया। अब अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो मुझे लगता है कांग्रेस को चाहिए कि वो रोहित शर्मा पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। सर, आज तो हमला हुआ है, कल कल से तो फिर सवाल पूछने पर मार भी दिया जाएगा, आवाज बंद कर हाँ, दी तो ये जाएगी। तो होगा ही, ये तो होगा ही। और ये होता रहा है। तो यही सबसे बड़ी संकट की बात है। और होता क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं सिचुएशन हिंदुस्तान में क्या है। हिंदुस्तान में मीडिया डर गई है, मीडिया कांग्रेस से डर गई है, मीडिया विपक्ष से डर गई है। और लोग ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो डरा देता है मीडिया को। लोग कहते हैं सरकारों से मीडिया डरती है। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में मीडिया विपक्ष से डर गई है, मीडिया कांग्रेस से डर गई है। देखिए कांग्रेस की 99 सीटें आई और उसके बाद मैं ये देख रहा हूं पूरे मीडिया जगत में कहीं ना कहीं लोगों के मन में, पत्रकारों के मन में ये बैठ गया है कि अरे अब जो है आने वाले समय कांग्रेस का है, तो अब कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलो, अब कांग्रेस से सवाल मत पूछो, ये बात आ गई है। तो अब क्या हो रहा है कि लोगों में डर बैठ गया है। और मेरे प्रदर्शन, हमने जो प्रदर्शन आयोजित किया था उसमें क्या हुआ, उसमें लोगों ने मजाक बनाया कि अरे इसमें तो 4 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, 12 लोग आए। क्यों नहीं आए उस दिन लोग? इसकी क्या, इसके ऊपर कुछ किसी ने सोचा क्यों नहीं आए? मैं आपको बताऊं, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, जिन सर, चैनलों, आपको भी कहा जाता है। मेरे को भी कहा जाता है, तो मैं तो गोदी मीडिया होके पहुंच गया, लेकिन मैं एक्चुअल में कह रहा हूं जिन चैनल्स को गोदी मीडिया कहा जाता है, जिन चैनल्स को कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर रखा है, जिन चैनल्स पर कांग्रेस का कोई नेता नहीं जाता डिबेट्स में, उन चैनल्स के पत्रकारों को भी चैनलों ने मना कर दिया कि आप राहुल गांधी के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करने मत जाओ। अब आप सोचिए कि विपक्ष में रहकर आप 14 एंकर्स को प्रतिबंधित कर सकते हो। विपक्ष में रहकर आपका इतना खौफ है कि आपके एक पत्रकार पर हमले के खिलाफ कोई बोलने नहीं आता। जिस चैनल का पत्रकार था रोहित शर्मा, उस चैनल ने कितनी आवाज उठाई, उस चैनल ने कितनी स्टोरी चलाई, उस चैनल का एक पत्रकार नहीं खड़ा हुआ कि हमको इस पर सवाल उठाना चाहिए। क्यों? मैं ये इसलिए यही मैं कह रहा हूं,
राहुल गांधी का कांग्रेस का इस समय मीडिया में खौफ है। पत्रकारों को राहुल गांधी से सवाल पूछने में डर लगता है। आप सोचिए, मौसमी हैं आज तक की बहुत अच्छी पत्रकार है, महिला पत्रकार, और वो महिला पत्रकार जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ ट्रैवल करते हुए उन्होंने पूरे देश को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिखाई, कांग्रेस को कांग्रेस की यात्राओं को कवर किया, कांग्रेस की बात देश भर तक पहुंचाई। वही मौसमी जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से सवाल करती हैं तो राहुल गांधी कहते हैं तुम जो है बीजेपी का बिल्ला लगा कर आओ। आपने अगर देखा होगा तो उस दिन मौसमी जो है, किस उनकी शक्ल देखिए आपको, बिल्कुल। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई नेता ये कह देता, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और नेता ये कह देता आप बिल्ला लगा करो बीजेपी का, आप सोचिए उस पत्रकार के मन पे क्या बीती होगी। लेकिन उस पत्रकार की भी उस क्या मौसमी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मौसमी ने इस बात को उठाया, लेकिन क्या ये बात जो है मीडिया संस्थानों को उठानी नहीं चाहिए थी? क्या ये बात उस संस्थान को, आज तक को, इंडिया टुडे ग्रुप को, देश का इतना बड़ा चैनल है, सबसे तेज चैनल है, क्या उसको अपनी महिला पत्रकार के सम्मान के लिए बोलना नहीं चाहिए था? लेकिन नहीं बोला कोई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में कांग्रेस का, मीडिया के जगत में, पत्रकारों के मन में कांग्रेस का खौफ है। तो क्या इस चुनाव के बाद ये हुआ है? देखिए, कांग्रेस का खौफ पहले भी था, और पहले का खौफ इसलिए था क्योंकि कांग्रेस जब तक सत्ता में थी, मैं मानता हूं 2012 तक, क्योंकि मैं 2012 एक कट ऑफ डेट मानता हूं, उसको मैंने कई बार कहा है। 2012 तक क्योंकि देश में कांग्रेस की सरकारें थी, तो कांग्रेस की सरकार होने के कारण मीडिया में कांग्रेस को लेकर बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। आप ये सोचिए, डॉक्टर संजय बारू की आप किताब पढ़ें, संजय बारू की किताब में इस बात का जिक्र है कि प्रणव राय को, सोचिए एक चैनल का मालिक है, उसको, प्रणव राय को एक खबर देने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के प्रधानमंत्री, फोन करते हैं और फोन करके उनको डांटते हैं, और वो लिखते हैं कि प्रणव राय उस दिन कहते हैं कि जैसे प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल किसी बच्चे को डांटता है, उस तरह से प्रणव राय को डांट पड़ रही थी। आप सोचिए खौफ कितना था। तो ये खौफ, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता थी, तो सत्ता, और दशकों से कांग्रेस रूल करती है, कांग्रेस के खिलाफ खबर चलाना बड़ा मुश्किल होता था, कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलना बड़ा मुश्किल, वो खौफ पहले से था। 2012 के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे मीडिया में एक अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अर्नब गोस्वामी जैसे जर्नलिस्ट उठे, उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया, तो थोड़ा सा मीडिया में वो आया। पिछले 7-8 सालों में मीडिया कांग्रेस से भी सवाल पूछने लगा था, कांग्रेस पे भी सवाल उठाने लगा था, और जब कांग्रेस पे सवाल उठाते थे, कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कहते हैं अरे ये तो विपक्ष में है, विपक्ष में होकर इनसे क्या सवाल पूछ रहे। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी उससे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था। तो अब जो है विपक्ष में, तो ये कहकर, तो अब जो है पिछले इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में, मीडिया के मन में ये बात हो गई है कि कांग्रेस इज कमिंग बैक। सो अब थोड़ा कांग्रेस को आप जो है हिट मत करो। ये मीडिया जो चैनल चला रहे हैं उन मालिकों के मन में भी है, पत्रकारों के मन में भी खौफ है। मुझे खुद कई लोगों ने कहा कि आप इतना खुलकर बोलते हो, क्यों बोलते हो, आपको पता है, पता नहीं मोदी सरकार बीच में गिर जाए, ये तो बहुमत की सरकार नहीं है, तब आपका क्या होगा, आपने कभी सोचा? मुझे लोग कहते हैं कि आपने सोचा कि चलो अभी तो ठीक है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मोदी जी की सरकार अगर चलेगी, बीजेपी की सरकार चलेगी, आपका, ये लोग मुझे, मेरे बहुत करीबी लोग बोलते हैं कि मत बोला करो, इतना मत खुल के बोला करो। मुझे लगता है ये क्या सिचुएशन है? हम लोग इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, और मुझे अगर जो सही लगता है मैं उसको लेकर बोल भी नहीं सकता क्या? और मुझे इस बात का डर होना चाहिए कि भाई कल को अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मेरी नौकरी चली लेकिन जाएगी? वो लोग तो कहते हैं ना कि आपके पास तो स्क्रिप्ट आती है, कहाँ से स्क्रिप्ट आती है? पीएमओ से स्क्रिप्ट आती है। पीएमओ से स्क्रिप्ट आती है? ये तो मुझे आज पता चला कि मेरे पास पीएमओ से स्क्रिप्ट आती है। एडिटेड होता है, हाँ। पीएमओ से एडिट होके आता है। नहीं, इंटरव्यू के लिए पहले ही सवाल भेज दिए जाते हैं, पेन ड्राइव दी देखिए जाती है, ये यही इस पूछना देश है। का सबसे बड़ा झूठ है। मैंने 3 बार नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया, और मेरी इससे पहले जो किताब आई थी नरेंद्र मोदी सेंसर, उसमें मैंने इस बारे में लिखा भी है कि जब मैं पहली बार नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने गया 2014 में, तब मैं अपने मन में, मेरे ख्याल था कि शायद मुझसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या सवाल आप पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि देश में माहौल ऐसा बन गया था, इस तरह का माहौल बना दिया गया था कि नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू फिक्स होते हैं। तो जब मैं भी इंटरव्यू करने गया तो मुझे, मेरे मन में था कि भाई शायद मेरे से सवाल पूछे जाएं, ये वो करके। और मैंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि जब उनके ओएसडी थे नरेंद्र मोदी जी के, जब वो गुजरात के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि 2014 की बात है, जब वो प्रधानमंत्री बने नहीं थे, प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, तो मुझे लगा कि जब उनके ओएसडी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि 7:30 बजे आपका इंटरव्यू, आप सुबह 7 बजे आ जाइएगा।
आपसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा कुछ चर्चा करेंगे, मतलब मुझे पूछा जाएगा कि ये सवाल पूछने, ये नहीं पूछने, क्या करना है। मैं इस माइंडसेट में गया था कि मेरे को, जब मैं वहाँ पहुँच गया 7 बजे, 5-10 मिनट तक मुझे किसी ने पूछा नहीं, हम लोग खड़े रहे। 5-10 मिनट बाद मैंने उनके ओएसडी को फ़ोन किया। मैंने बोला, सर मैं आ गया हूँ, क्या करना है? तो बोले, अच्छा आ गए हो? तो बोले कि सामने आप चले जाओ, वहाँ पर चाय है और पोहा है, आप सुबह सुबह आए हो, नाश्ता कर लो। तो मैंने बोला, आपने बात करनी थी। बोले, नहीं आप नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं गया, चाय चाय पी, पोहा खाया। थोड़ी देर बाद सामने से मोदी जी आए और उन्होंने हाथ मिलाया, बोले शुरू करें। तो मेरे से उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, और वो पूरा इंटरव्यू देखिए, मेरे आधा घंटे का मुझे समय दिया गया था, 1 घंटे का इंटरव्यू पूरा हुआ। सब कुछ जो मेरे मन में था मैंने सब पूछा, और दूसरे तीसरे इंटरव्यू में यही हुआ। मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा गया, ना मुझसे ये कहा गया। और मुझे लगता है कोई भी नेता, राजनेता, और जो इतना पका हुआ नेता हो, उसको कभी इस बात की चिंता नहीं होती पत्रकार सवाल क्या पूछेगा। उसको कभी इस बात की चिंता नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी को तो चिंता होगी, बहुत समय से राहुल गांधी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है सर। अब जो सवाल जो आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, ये चिंता स्वाभाविक है। ये चिंता स्वाभाविक पता है क्यों है? ये इसलिए चिंता है क्योंकि अब अगेन मैंने जो पहली किताब लिखी है, उस किताब को लेकर मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2014 में मैं आपको ले जाता हूँ। 2014 में नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू मैंने किया था, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की थी कि राहुल गांधी जी का इंटरव्यू मैं करूँ, क्योंकि उस समय तो यूपीए की सरकार थी। तो मैंने उस किताब में इस बात का जिक्र किया है, जो बात सही है, कि जनवरी 2014 में मुझे ये कहा गया था कि आप तैयार रहिए, आपको राहुल गांधी जी का इंटरव्यू करना है, क्योंकि उस समय यूपीए की सरकार थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अपना क्वेश्चंस की तैयारी में लग गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी के बाद मार्च तक आ गया, मुझसे किसी ने पूछा नहीं। मैंने कहा भाई, मैंने अपने बॉसेस से पूछा कि भाई क्या हुआ, तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, जब आपको कहा जाएगा, अभी हमारे पास कोई क्लियरेंस नहीं आई है। फिर अचानक एक दिन मैं देखता हूँ कि टाइम्स नाउ पर प्रोमो चलने लगते हैं कि अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू राहुल गांधी के साथ। तो हुआ क्या था दरअसल, जो मुझे कांग्रेस के इन सोर्सेज ने बताया कि कांग्रेस ने 2014 में राहुल गांधी को लॉन्च करने की, क्योंकि मनमोहन सिंह कह चुके थे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और राहुल गांधी को तब लॉन्च करना था। तो राहुल गांधी को लॉन्च करने के समय ये तय हुआ कि राहुल गांधी के इंटरव्यूज होंगे कई सारे। कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई। पहला इंटरव्यू तय हुआ कि दूरदर्शन के साथ होगा, क्योंकि दूरदर्शन के साथ में एक फायदा ये था कि सरकार का चैनल है और राहुल गांधी कंफर्टेबल रहेंगे, ये सब सोच करके ये तय किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों ने ये योजना बनाई कि दूरदर्शन के साथ शुरू होगा तो बड़ा लो प्रोफाइल होगा। उन्होंने कहा कि हाई प्रोफाइल, राहुल गांधी को हाई प्रोफाइल लॉन्च करना है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की शुरुआत जो इंटरव्यू की, सीधा अर्नब गोस्वामी से करता, बड़ा हाई प्रोफाइल होगा। और उन्होंने राहुल गांधी के साथ, अर्नब गोस्वामी के साथ किया। अब अर्नब गोस्वामी के साथ जब राहुल गांधी का इंटरव्यू होता है, तो उसके बाद आपको अच्छी तरह से पता है, राहुल गांधी बगलें झाँक रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दें। वो बार बार अपनी बातें घुमा फिरा कर रहे थे। और उस वक्त अखबारों ने लिखा कि राहुल गांधी एक बच्चे की तरह कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, उनको सवाल समझ में नहीं आ रहे थे। ये भी खबर आई, मुझे नहीं पता कितनी सही है, कि ये भी खबर आई कि सामने कोई खड़ा था, राहुल गांधी को इशारे कर रहा था कि नहीं, इस पे बोल दो, उस पे बोल दो, ऐसे कर दो। ये सब चीज़ें आई। तो उसके बाद वो राहुल गांधी का था, वो डिजास्टर हुआ 2014 का इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी के साथ। उसके बाद राहुल गांधी ने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया रवीश कुमार को, ठीक है ना, और एक दो और छोटे छोटे इंटरव्यू उन्होंने कुछ लोगों को दिए जो उनके इकोसिस्टम के, कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग थे, जहां वो बड़े जो है ना कंफर्टेबल बैठ करके जो उनसे पूछा जाए तो सर वो। आप मानते हैं कि राहुल गांधी बड़े नेता हो गए, क्योंकि अब तो सिर्फ प्रधानमंत्री का पद ही बचा है राहुल गांधी के लिए। देखिए, राहुल, इसमें कोई दो राय नहीं, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष के नेता होने के नाते मैं ये भी मानता हूं, मैं राहुल गांधी की उस सेंस में मैं राहुल गांधी की रिस्पेक्ट भी करता हूं। राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा काम किया जब उन्होंने भारत जोड़ो, अब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली। ऐसा नहीं कि भारत कोई टुकड़े टुकड़े हो रहा, लेकिन भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी को एज ए लीडर बनने के लिए उनको देश भर में ट्रैवल करना चाहिए था, वो उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मुझे राहुल गांधी, इससे इंडिविजुअल कोई परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हम पत्रकार हैं, जैसे हमारे लिए नरेंद्र मोदी है वैसे राहुल गांधी है। लेकिन मुझे राहुल गांधी की राजनीति से
समस्या है। और मुझे नहीं पता ये जो राहुल गांधी जो राजनीति करते हैं, वो राहुल गांधी की अपनी राजनीति है क्या या। समस्या है सर? अब आप सोचिए ना कि जो व्यक्ति विपक्ष का नेता है, संसद के अंदर खड़े होकर ये कह दे कि हिंदू हिंसक होता है, क्या उससे समस्या नहीं होनी चाहिए? जो नेता अमेरिका में जाकर ये बोल दे कि भारत में सिख जो है पगड़ी नहीं पहन पाएंगे, सिख जो है कड़ा नहीं पहन पाएंगे, भारत में लड़ाई इस बात की है कि सिख गुरुद्वारे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या इससे समस्या नहीं होनी हिंदू चाहिए? देवी देवता आप जो है भगवान जो है शिव जी का चित्र दिखाते हो, उसके बाद उनको पटक देते हो टेबल पर, फिर आप कहते हो कि तो मुझे वो जो जो आइडियोलॉजी जो राहुल गांधी जिस पर चल रहे हैं, मुझे उससे समस्या है। सर बार बार अमेरिका की धरती पर जाकर, विदेश की धरती पर जाकर बार बार भारत विरोधी बातें करना, हर बार जितनी बार भी राहुल गांधी गए विदेश की धरती पर, तब तक उन्होंने भारत का अपमान किया है। कब तक? देखिए ये बड़ी खतरनाक राजनीति है। आप भारत में रहकर कुछ करते हैं समझ में आता है, आप जब भारत के बाहर जाकर कुछ करते हैं तो उसकी मैसेजिंग अलग होती है। मुझे लगता है भारत में हम राजनीतिक रूप से लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जब हम जाते हैं तो कम से कम हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी सिख को देखिए क्या हुआ। और वागीशा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये मानता हूँ इस समय जो 2016 में जेएनयू में जो नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो सिर्फ नारे नहीं थे, वो एक सोच थी, वो एक स्ट्रैटेजी थी। भारत का बंटवारा हो चुका 1947 में हो चुका है, ठीक है। अ, अब भारत को दोबारा बांटने की एक साजिश है, आप कुछ कर लें। क्या कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश नहीं चल रही? क्या नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की साजिश नहीं चल रही? क्या पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश नहीं चल रही? ये चल रही है। अब आप देखिए कि होता क्या है। ये 3 हिस्से हैं भारत के जिनको भारत से काट करके अलग करने की साजिश चल रही है। अब इस साजिश के पीछे विदेशी शक्तियां भी हैं। इस साजिश के पीछे विदेशी शक्तियां होंगी, समझ में आता है। हिंदुस्तान का बंटवारा भी विदेशी शक्तियों ने किया था, उन्हीं की पूरी साजिश थी। लेकिन हम हिंदुस्तानी कम से कम इसमें जो है हथियार क्यों बन रहे हैं? अब जब राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर ये बोला कि सिख अपनी पगड़ी नहीं पहन सकते, सिख जो हैं कड़ा नहीं पहन सकते, सिख जो हैं पगड़ी नहीं पहन सकते, इस बात को लेकर एक आतंकवादी पन्नू जो है वो स्टेटमेंट जारी करता है और वो कहता है कि यही तो हम कह रहे थे और इसीलिए खालिस्तान की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पन्नू के पास एक एक हथियार है। उस हथियार में बारूद कौन भर रहा है? पन्नू के पास एक हथियार है, जो हथियार उसने भारत की ओर मुंह कर दिया कि भारत के टुकड़े करके खालिस्तान बनाओ। अब पन्नू के पास हथियार जो है उसमें बारूद कौन भर रहा है? उसमें बारूद राहुल गांधी ने भरा है। और अगर राहुल गांधी पन्नू का हथियार में बारूद भर रहे हैं तो कि ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो फिर अब एक बार तो कांग्रेस, एक बार कम से कम कांग्रेस कह देती, एक बार कह देते राहुल गांधी, एक बार खड़े होकर करते कि सुन पन्नू, अपने पजामे में रह, तेरी औकात नहीं है कि तू खालिस्तान की मांग करे, खालिस्तान की मांग करना गलत है, और ये जो तू कह रहा है ये हमारा आपस का मामला, हम वो कर लेंगे। तू क्यों, तू 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 तेरी क्या औकात है? एक बार भी राहुल गांधी ने बोला नहीं बोला। और सर उसी की बात फिर अमेरिका से समन आता है डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र एग्जैक्टली मोदी को समन आता है, और कि साजिश रची गई। सिर्फ समन नहीं आता। अभी आप कल की खबर अगर आपने देखी होगी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बाइडेन के प्रेसिडेंटशिप में खालिस्तानी आतंकवादियों से व्हाइट हाउस में मुलाकात होती है, और वो जो आतंकवादी जा रहे हैं वो ये, और व्हाइट हाउस से एक बयान जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि हमारी धरती पर सिख सुरक्षित रहें, उसके लिए व्हाइट हाउस, उसके लिए अमेरिकी प्रशासन सारी चीजें सुनिश्चित करेगा। और आज वो ये कह रहे हैं कि हमारी धरती पर, कल को वो पन्नू ये और पन्नू और राहुल गांधी अगर इसी तरह से हथियार मुहैया कराते रहे, कल को ये कहेंगे कि भारत में, और यही तो कहा जा रहा है ना भारत में सिख सुरक्षित नहीं है, पन्नू यही तो कहता है ना भारत में सिख सुरक्षित नहीं है, अब राहुल गांधी ने भी कह दिया। तो मुझे इस राजनीति से परेशानी है। आप भगवान के लिए, अब देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 थी, ठीक है, जो उन्होंने मणिपुर से शुरू करी, ठीक है, विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा किया, मणिपुर के इशू को हाईलाइट किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं गए? मणिपुर के कोलकाता तो राजनीतिक कारण से नहीं गए, लेकिन आप
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के बगल में अरुणाचल प्रदेश था। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चीन कहता है कि भारत का हिस्सा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिखाता है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अरुणाचल प्रदेश नहीं जाती। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि कांग्रेस ने चीन के साथ जो 2008 में समझौता किया था, क्या वो चीन के हितों को सुरक्षित रखने के लिए था? तो अब नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो डिवाइड करने की पॉलिसी है, उसमें भी कांग्रेस को जो भूमिका अपनानी चाहिए वो नहीं अपना रही। पंजाब को लेकर नहीं अपना रही। अब आ जाइए कश्मीर। कश्मीर को लेकर क्या हो रहा है? कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है 370 की वापसी करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हम पाकिस्तान जो आतंकवादी हैं उनको रिहा करेंगे, पत्थरबाजों को रिहा करेंगे, मुआवजा देंगे। हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। सब कह रही है। ये किसका एजेंडा है? ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि हम लोग एक ही पेज पे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस कांग्रेस। और पाकिस्तान एक ही पेज पे हैं। जी। अब जो है, जब ये कब डिबेट चलती है, जब कभी इस पर हम कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस समर्थकों से सवाल पूछते हैं, तो कांग्रेस ये कहती है कि ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र है, हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन अब मैं आपको याद दिला दूं कि जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग हुई थी, उस वक्त उमर अब्दुल्ला का ये बाइट है। ऑन कैमरा उन्होंने बोला कि हमारा जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस को उस घोषणा पत्र से कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब 370 की वापसी, पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने, पाकिस्तान के जो आतंकवादी जेलों में बंद है कश्मीर, उनको छोड़े जाने पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्योंकि हमारे घोषणा पत्र पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, इसीलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो भारत के हिस्से काटने की योजना चल रही है, उन सब हिस्सों को काटने के लिए विदेशी शक्तियां लगी होंगी, लेकिन उनको उनको ताकत कौन दे रहा है? तो आपको ये लगता है कि कांग्रेस भारत को तोड़ने की साजिश रच रही है, काम मुझे कर रही नहीं है? पता। देखिए, मैं इस बात को नहीं कह सकता, और मैं बार बार कहता हूं कि किसी को मैं देशद्रोही कहूं, ये मैं कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला नहीं हूं। लेकिन मुझे एक पत्रकार होने के नाते मैं उस भूमिका पर सवाल उठा रहा हूं ना। मैं कहता हूं उसमें आप क्लियर रहिए, आप क्लैरिटी दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से अपील करूंगा कि एक बार वो पन्नू के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करें। एक बार कहें पन्नू आतंकवादी, हम उसके साथ नहीं है, भारत में सिख सुरक्षित हैं, ये हमारा आपस का मामला है। मैं राहुल गांधी जी के लिए खड़ा होकर तालियां बजाऊंगा। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, मुझे राहुल गांधी से जब जब रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को, मुझे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन आप मेरे टेलीविजन शो देखिए। जब रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी कहा, मैंने अपने टेलीविजन शो में ओपनली विरोध किया कि मैं इसको गलत मानता हूं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उनको ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं इस बात पे तो सवाल उठाऊंगा ना कि भाई आप उनको हथियार क्यों मुहैया करा रहे हो? तो उस पर पत्रकार होने के नाते मुझे सवाल उठाने का हक नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप देशद्रोही हो, आप भारत को बांटना चाहते हो, लेकिन जो विदेशी शक्तियां भारत को बांटना चाहती हैं, अगर आप उनके साथ खड़े हुए दिख रहे हो, तो मैं पत्रकार होने के नाते सवाल उठाऊंगा। आज भी उठाऊंगा, 2 साल बाद भी उठाऊंगा, 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तब भी उठाऊंगा। आप मुझ पर हमला करोगे तब भी उठाऊंगा, आप मुझे धमकी दोगे तब भी उठाऊंगा, आप मुझे मारोगे पीटोगे तब भी उठाऊंगा। सर, आप जैसे पत्रकारों से हमें बहुत कुछ सीखने को नहीं, मिला और हम आगे बढ़ेंगे। भैया, वो देखिए ना, हम ये देश, हमारा देश है ना, हम सबका देश है। मैं एक बात वागीशा कहूं, ये देखिए, दिक्कत पता है क्या है? आप तो कह रही हैं ना, आपने कहा और आपको लगता है कि इस देश के लिए हमें करना चाहिए, एज ए जर्नलिस्ट करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? हमारे सबको जो है ना, हमको बचपन से एक अफीम चटाई गई, और वो अफीम मैंने भी चाटी, और मैं भी कॉलेज तक तो अफीम के नशे में था। हमको ये झूठ पढ़ाया गया, हमको ये झूठ बताया गया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये आज़ादी जो हिंदुस्तान को मिली है, बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली है। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी है। क्या इस आज़ादी को बचाए रखना हम, क्योंकि आपने एक एक ये नैरेटिव बना दिया कि आज़ादी बड़ी आसानी से मिल गई, इसलिए जो है युवा पीढ़ी को, बाकी लोगों को लगता है अरे हम अगर दोबारा हम गुलाम बन गए तो क्या चरखा चलाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। चरखा चलाने से आज़ादी नहीं आई थी। तो ये दिक्कत ये तो हम सबको अफीम चटा दी गई, हम सबको लगा कि हमको, तो इसलिए हम लोग ना देश के बारे में नहीं सोचते। पर मुझे लगता है इट्स हाई टाइम हमको ये सोचना पड़ेगा कि आज़ादी हमको मुश्किल से मिले, इस आज़ादी को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम जहाँ पे जो व्यक्ति काम कर रहा है,
हर व्यक्ति नहीं लड़ सकता, हर व्यक्ति, लेकिन जहां बैठे हैं आप कुछ तो करिए देश के लिए, रोज एक सवाल ही पूछिए देश के लिए। तो मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सर, इस समय नीतीश राणे का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए और फिर देखिए हिंदुओं की शक्ति। उनके बयान से आपत्ति है। अकबरुद्दीन ने कहा था कि हटा दीजिए पुलिस, फिर देखिए मुस्लिमों की ताकत। उस पर वारिस पठान कहते हैं कि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हम तो शेर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर हैं तभी तो वारिस पठान जो है, एक बार गणपति बप्पा मोरया वारिस पठान ने बोल दिया था और वो शेर गीदड़ बन गया था, क्योंकि जिहादियों ने वारिस पठान की ऐसी तैसी कर दी। देखिए, मैं ये मानता हूँ जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला वो भी गलत था, और मैं नीतीश राणे का भी समर्थक नहीं हूँ ये बयान देने के मामले में। ठीक है, दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि हमारे तरफ से बयानबाजी बहुत होती है पर कार्रवाई नहीं होती। आप कह रहे हैं कि पुलिस हटा दो, ये करो। अरे भाई, आपके मंदिर के अंदर, प्रसाद के अंदर आपको चर्बी, जानवर की चर्बी, और वो परोसा जा रहा था। कितने लोग सड़क पर उतरे विरोध करने के लिए। इस देश में नुपुर शर्मा के साथ जो कुछ हुआ था, नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में नारे लगे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। नुपुर शर्मा आज भी जो है ना, वो छुप कर अपनी जिंदगी जी रही हैं। तो आप नीतीश राणे कह रहे हैं, ठीक है, आप, क्योंकि एक अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है तो एक नीतीश राणे भी हो, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता। आप अपने संगठन की शक्ति तो दिखाइए, आप अपने संगठन की शक्ति तो दिखाइए। वो हिंदू नहीं दिखा रहे। मैं कल 2-3 दिन से मैं हमेशा ये कह रहा हूं, आज भी मैंने ट्वीट किया कि हिंदू करके आ रहा है। हिंदू जो है बड़े आराम से, लोग कह रहे हैं हिंदू सोया हुआ है। मैं कहता हूं हिंदू सोया नहीं, आप गलत कह रहे हो भाई। कहां से हिंदू सोया? हिंदू 20 घंटे जगकर आईफोन 16 की लाइन में लगा है, वो कहां सोया है? हिंदू 20 घंटे जगकर आईफोन की लाइन में लगा है। जिस दिन उसको आईफोन 16 मिल जाएगा उस दिन वो बांग्लादेश का क्रिकेट मैच देखने जाएगा, वहां ताली बजाएगा। हिंदू सोया नहीं है। लेकिन आईफोन 16 खरीद कर बांग्लादेश के लिए तालियां बजाकर आप क्या मैसेज दे रहे हो? आज ही खबर आई, एक तन्मय भट्ट नाम का व्यक्ति है, बड़ा जलील किस्म का आदमी है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, हिंदू देवी देवताओं को अक्सर अटैक करता है। उसके सीरीज ऑफ ट्वीट हैं जब हिंदुओं को उसने एक तरह से गाली दी। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी उसको ऑन बोर्ड अपने लाती है और आज वो फ्लिपकार्ट का जो है रोल मॉडल है। अब ये 2 दिन पहले की खबर है, मैंने देखी। क्या हम हिंदू तैयार हैं फ्लिपकार्ट को मजबूती से जवाब देने के लिए? कहां हम सो रहे हैं? तो नीतीश राणे बयान दें, मैं कहता हूं बयान देने से अच्छा है हम लोग संगठित होकर कुछ करें। सर, बालाजी मंदिर में जब पता लगा कि लड्डू में चर्बी मिलाई गई, गाय की चर्बी मिलाई गई, अब तो हमें डर लगता है कि हम किस मंदिर की प्रसाद लें। कह रहे जगन रेड्डी की सरकार में जगन रेड्डी क्रिश्चियन थे, आखिर वो समिति के अध्यक्ष कैसे बन गए? जगन रेड्डी की सरकार में इंटेंशनली किया गया, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हो रहा है, 1000 रुपए किलो का घी आ रहा है, यहाँ 300 रुपए मिल रहा है, चलने दो चलने दो। लेकिन कोई भी इकट्ठा नहीं हुआ अभी तक भी। मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए ना, इतना बड़ा सब कुछ हो गया। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा किसी और धर्म के साथ होता, इस वक्त भारत की तस्वीर क्या होती? इस वक्त देश में जगह जगह चक्का जाम हो रहा होता, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे होते, दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप चुकी होती, वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छप चुकी होती, दुनिया से आ रहा होता कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, ईसाई सुरक्षित नहीं है। ऐसे आज हिंदुओं का प्रसाद सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं का भोजन सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं के त्योहार सुरक्षित नहीं है। कहीं आवाज उठती देखते हैं? हम नहीं देखते। अभी फिर मैं कह रहा हूं ना, ये अब देखिए, आपने कहा, मुझे नहीं पता, आप हर एक का अपना खाना पीना होता है, आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी है, आपकी अपनी चॉइस है। मैं शाकाहारी हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है, और मैं कायस्थ होने के बावजूद शाकाहारी बना, क्योंकि मुझे लगता है किसी जानवर को मार के खाना मुझे मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, तो मैं शाकाहारी हो गया। पिछले 15-20 साल से मैंने कोई नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया। लेकिन दिक्कत क्या है, क्या मैं शाकाहारी भोजनालय में जब जा रहा हूँ, जब मैं दिल्ली के बाहर निकल रहा हूँ, तो क्या मुझे वास्तव में शाकाहारी भोजन मिल रहा है? मुझे नहीं पता कि मैं जो जूस पी रहा हूँ उसमें
किसी का थूक मिला हुआ है, किसी का मूत्र मिला हुआ है, मुझे नहीं पता। जो मैं फल खा रहा हूँ उसके ऊपर किसी ने थूका है, किसी ने क्या किया मुझे नहीं पता। जब मैं किसी रेस्टोरेंट ढाबे में जा रहा हूँ तो मुझे क्या परोस के दिया जा रहा है। अब सोचिए ना, ये हम लोग प्रसाद को लेकर बड़े एक्टिव हो गए लोगों ने। अब अभी एक्टिव मतलब कहने के लिए सोशल मीडिया पे हम क्रांति कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब योगी आदित्यनाथ एक आदेश लाए थे जो फूड सिक्योरिटी नॉर्म्स के अंदर में आता है कि आपको हर मालिक को अपना नाम लगाना है। बिल्कुल। अब जब उसको वो जो फैसला आया उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सब अपना नाम प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देश के कुछ सेकुलर जिहादी वकील कोर्ट में खड़े होते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उस पर प्रतिबंध, उस पर रोक लगा देता है। और आज 3 महीने से ज्यादा हो गए, इस पर कोई फैसला आया, कोई निर्णय आया? मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे जानने कहा कि जहां मैं जाना जा रहा हूं खाना खाने के लिए उसका मालिक कौन है, क्योंकि ये मेरी शुद्धता का सवाल है। लेकिन सर कुछ राजनेता ही तो है ना, तो मैं यही, जो चंद पैसों के लिए राजनेता नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है। मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल जो जो कश्मीर फाइल्स में था, आप इस बात को समझिए। सरकार नरेंद्र मोदी की है, सिस्टम भारत में सेकुलर जिहादियों का है। सेकुलर जिहादी इस देश के सिस्टम पे रूल करते हैं। आप ये जो अब मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, दिल्ली में कौन सी जगह थी, शायद सीलमपुर ये था, जब जब वहां पर जब पथराव हुआ था हनुमान जयंती पर, बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद बुलडोजर पहुंचा। अब बुलडोजर किसको तोड़ रहा था? बुलडोजर जो अवैध घर बने थे उनको तोड़ रहा था। ये शायद 1 या 1.5 साल पहले की बात है। यही जिहादी, सेकुलर जिहादी वकील अदालत में गए, इनको स्टे मिल गया। चलो मान लो उस समय स्टे मिल गया, आज तक वैसे ही चल रहा है। मतलब कोई आदमी आता है, कोई हिंदुस्तान को आता है, हिंदुस्तान में आकर जो है वो गलत अपना जो है नकली जो है आधार कार्ड बनवा लेगा, अपने अपना अपना नकली घर, अपना जो है झुग्गी बना लेगा, जमीन पे कब्जा कर लेगा, और हम लोग जो हैं कोर्ट में लड़ते रहेंगे। हम लोग अदालत, और अदालतें क्या कर रही हैं? अदालत चलता है सर 15 साल, दूसरी पीढ़ी आ जाती है, फैसला नहीं फिर आता है। अभी जो है 100 अवैध मकान जो है वो आप नहीं गिरा पा रहे हो। और जब तक 30 साल तक उसका मुकदमा चलेगा तब तक वो 100 नहीं, तब तक वो 1 लाख मकान बन चुके होंगे, और तब तक 10 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान में आके। क्या कौन से देश में हम रह रहे हैं? क्या डेमोग्राफी चेंज हमारे लिए खतरा नहीं है? आप वहां का देख लीजिए उदाहरण, उत्तराखंड का। उत्तराखंड में क्या हुआ था? केदार घाटी तक पहुंचते हाँ, उत्तराखंड में जो है इतनी बड़ी बस्ती जो है, हजारों वहां पर जो है अवैध कब्जे के रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई इनको मानवता की दृष्टि से देख। अब आपको सोचिए कि जो अवैध रूप से अपना घर बना के रह रहे थे, अब उत्तराखंड सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि उनको एक ऑल्टरनेट घर दे, तब उनको हटाए। अब आप सोचिए, 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है? बंटवारा होने के बाद हमारी जो जमीन का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 40% हिंदुस्तान जो एक भारत था, 40% जमीन जो है भारत की बढ़ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? अब आप सोचिए, जो 40%, जो 60% में हम लोग रह रहे थे, उसमें भी घुसपैठी आ रहे हैं, उसमें भी बांग्लादेशी आ रहे हैं, उसमें भी रोहिंग्या आ रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। और एक दिन क्या होगा, आज नहीं तो कल, ये जब आबादी बढ़ जाएगी तो ये एक और बंटवारा मांगेंगे। क्योंकि अगर 1947 में आपने धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर दिया, तो हो सकता है 2047 में हिंदुस्तान के एक और बंटवारे की मांग उठे। हम इन खतरों को नहीं देख रहे, हमारी अदालतें नहीं देख रही, हमारी राजनीतिक पार्टियां नहीं देख रही। ये खतरे रियल खतरे हैं। ये अशोक श्रीवास्तव कह रहा है, मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं, ये रियल खतरे हैं। अगर हम इन रियल खतरों को महसूस नहीं करेंगे, हम अपने भारत को कैसे सुरक्षित रखेंगे? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जागना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल समय आने वाला है। आज अबू आजमी जो है सपा के नेता, वो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा, आप मस्जिद के सामने आकर बाजा बजाएंगे तो पथराव तो फेंके जाएंगे। आपको, हिंदुओं को, अगर किसी जुलूस में, किसी पद यात्रा में यदि बीच में कोई मस्जिद आती है तो रोक कर, माइक लगाकर हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि अरे भाई बहनों रुक जाओ, मस्जिद आ गई है, शोर बंद कर दो, मौलवी को डिस्टर्ब हो रहा है। यही तो दुर्भाग्य की बात है ना। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि आपने पहले पाकिस्तान ले लिया, आपने बांग्लादेश ले लिया, अब आपने कुछ मुस्लिम मोहल्ले बना दिए जहां पर हिंदू अपनी शोभा यात्रा लेके नहीं जा सकता। ये मुस्लिम मोहल्ले क्या हैं भाई? ये मुस्लिम इलाके क्या हैं? ये इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं कि वहां पर कोई आदमी जा नहीं सकता, कोई आदमी नारे नहीं लगा सकता अपनी शोभा यात्रा? आप उससे
उससे जो है आप उत्तेजित हो जाते हो। और अगर यही यही सब आपने कर, और अगर आप कह रहे हो कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो फिर सवाल ये है कि अगर कन्हैयालाल दर्जी का सर तन से जुदा कर दिया गया, तो इसका मतलब उसका रिएक्शन होना चाहिए। और उसका रिएक्शन क्या हो सकता है? अगर जिस दिन हिंदू एक्शन का रिएक्शन करने लगेगा, फिर आप क्या करोगे? हर एक्शन का रिएक्शन आप करने लगोगे, सर तब क्या आपने होगा? कहा ना हिंदू सोया नहीं है। हाँ, वो वो अभी लाइन में लगा है, जब अगर उसको आईफोन 16 मिल जाएगा। जी सर। लेकिन दिक्कत ये है ना, अभी आईफोन 16 आया तो बेचारा वहां उसकी लाइन में लगा है। उसके बाद थोड़े दिन बाद आईफोन 17 आ जाएगा, फिर एक और क्रिकेट सीरीज आ जाएगी, फिर कोई अच्छी पिक्चर आ जाएगी, फिर आईफोन 18 आ जाएगा। तो बेचारा हिंदू इतना बिजी है, वो कहाँ से अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सोचेगा? सर वक्फ बोर्ड पर आज असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन 1,12,000 के तो कागज ही नहीं, कागज ही नहीं है। यानी कि वो खुद को चोर बता रहे हैं। तो इसीलिए तो ये इस देश में नारा चला था, कागज नहीं दिखाएंगे। चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे इस देश में रहने वाली मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा हो, किसी के पास कागज नहीं है जी। सब के सब अवैध रूप से बने हुए हैं। आधे से मैं फिर कह रहा हूं कि अगर जो इस वक्त ये माना जा रहा है कि भारत के अंदर, सरकारी आंकड़ा छोड़ दीजिए, गैर सरकारी आंकड़ा है कि भारत में करीब 10 करोड़ अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, 10 करोड़ लोग रह रहे हैं। आप सोचिए कि छोटी बात है क्या? 10 करोड़ लोग। तो ये सब बिना कागज वाले हैं। इसीलिए जब सीए आता है, जब उसके बाद एनआरसी की बात चलती है, इसीलिए स्वरा भास्कर जैसे जिहादी जो हमारे हैं, इसीलिए जो है ये जिहादी नेता, जिहादी जो ये सब लोग हैं, इसीलिए नारे लगाते हैं। अरफा खानम जैसी पत्रकार इसीलिए नारे लगाते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कागज दिखाएंगे तो पोल खुल जाएगी। तो यही समस्या है, कागज नहीं दिखाएंगे। कागज दिखाने चाहिए। कागज दिखाने के लिए हर एक को मजबूर कीजिए, हर एक का इतिहास निकालिए, हर एक के कागज चेक कीजिए। मैं सड़क पर जाता हूं तो मेरे क्या, मैं गाड़ी लेके कहीं भी घुस जाता हूं क्या? मैं अमेरिका में जाता हूं, मेरे कागज चेक नहीं होते क्या? मैं जिस घर में रहता हूं, मेरे कागज चेक नहीं होते क्या? कागज क्यों नहीं चेक होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर साल 2 साल में सबके कागज चेक होने सर चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए ना, अंदर बॉर्डर पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वहाँ पे आप चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कह रही हैं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आ जाइए। दिल्ली में कई बस्ती हैं भाई। नॉर्थ ईस्ट तो बड़े दूर की बात है, दिल्ली में खतरा है। ये देखिए, सब चीज़ें जो है ना, सिचुएशन अच्छी नहीं है। हमको इसको एसेस करना पड़ेगा, खतरा बहुत बड़ा है। हम लोग अगर ऐसे ही रहना चाहते हैं तो ठीक है, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शायद कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि भाई, हमने तो अपने बच्चों को कह दिया है। बोले कि हमने अपने बच्चों को ये कहा है कि भाई 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए, तो मरने से अच्छा कि अपना धर्म बदल लेना। आप सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी तो निकल गई, हमारी ज़िंदगी निकल गई। हमने अपने बच्चों को कह दिया अगर 10-15 साल बाद ऐसी, क्योंकि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, वो आपको अगर कभी हिंदुस्तान, उसने कहा कि हमने तो अपने बच्चों को कहा कि देखो, ज़िंदगी बचाना, ज़िंदगी अनमोल है। अगर धर्म बदलने की बात है तो धर्म बदल सर लेना। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि अगर मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा तो मैं तो ये देश ही छोड़ दूँगा हाँ, कुछ समय के बिल्कुल, बाद। तो बहुत सारे लोग, तो ये भी ऑप्शन है। मतलब आपके पास ऑप्शन है। आप चाहो तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो अपना धर्म बदल लेना। तो ठीक है, अगर हम इनके लिए तैयार हैं, तो फिर हमें आज लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आईफोन खरीदें, आराम से मैच देखें, शांति से बैठे, जब आएगा देखा जाएगा। और अगर बचाना चाहते हैं, अपने हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, अपने धर्म संस्कृति को बचाना चाहते हैं, आपको जो आपके पुरखे दे के गए उसको बचाना चाहते हैं, तो भैया जगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। एक बड़ा बड़ा हमको एक और भांग चटा दी गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे हस्ती मिट रही है भाई। मिट रही है। कहाँ कहाँ थे हम? अफगानिस्तान तो हस्ती हमारी मिट रही है, हस्ती हमारे कट रही है। मिट रही है हस्ती, कट रही है हस्ती। तो भैया इस गलतफहमी में मत रहिए। सर हम दिल्ली की बात करेंगे, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, क्या लगता है केजरीवाल ने आतिशी को बलि का बकरा बना दिया? अ, बलि का बकरा तो नहीं बनाया। देखिए, मेरा निजी तौर पर मानना है, आतिशी बने कोई बने, ये सब स्टॉप ओवर गैप है। अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर आदमी है, बहुत शातिर नेता हैं। बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल का तोड़ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने उनको पता है, अरविंद केजरीवाल की जो पूरी जो ईमानदारी की छवि थी, वो पाताल लोक में घुस चुकी है।
इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एक गेम खेला कि मैं जनता के बीच जाऊं और ये वो करके, और मैं तो निर्दोष हो जाऊंगा तभी आऊंगा। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने एक और चाल चली है। आतिशी को उन्होंने सीएम बना दिया। मैं एक ही बात कहता हूँ, आतिशी जिस दिन अपने आप को सीएम मान लेंगी, उस दिन आतिशी, या तो आतिशी खत्म हो जाएंगी उस दिन, या उस दिन आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, जिस दिन वो अपने आप को सीएम मान लेंगी। लेकिन आतिशी को भी मालूम है कि वो स्टॉप कुछ महीने की मेहमान है। अल्टीमेटली वो कुर्सी जो है अरविंद केजरीवाल को वापस सौंप दी। तो ये एक आई वॉश है, इससे ज्यादा कुछ लेकिन नहीं। क्या सर ये सफल ये जो प्रयोग किया गया है ये सफल होगा? क्योंकि जितिन के टाइम ये प्रयोग जो किया वो सफल नहीं हुआ, चंपाई सोरेन के समय ये प्रयोग सिर्फ राबड़ी वाला सफल हुआ है। देखिए, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो हम राबड़ी वाला या बाकी हम जितिन राम हम मांझी की बात करें या हम चंपई सोरेन की बात, तो इसमें एक डिफरेंस है। आम आदमी पार्टी के पास ना, या आम आदमी पार्टी के हर नेता को पता है, अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो 1 लाख 1.5 लाख वोट बटोर सके। अगर आतिशी भले ही आज सीएम हो गई, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ, वो 1 महीने भी दिल्ली की सीएम रहे, 2 महीने भी रहे, उसके बाद आतिशी की अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में 20,000 वोट जुटा सकें बिना अरविंद केजरीवाल के चेहरे के। अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी हैसियत हो वोट। चंपई सोरेन जो है, उनकी उनकी अपनी एक पहचान है। चंपई सोरेन जो है आदिवासियों के बीच से आए हैं, उनके पीछे आदिवासियों की बड़ी ताकत है। तो चंपई सोरेन अपना विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं, और वो कई और विधानसभाओं में आदिवासी वोट को जोड़ सकते हैं अपने साथ। ये सिचुएशन दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कोई विकल्प नहीं है आम आदमी पार्टी में। इसलिए अगर कोई अपने आप को सोचेगा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया और मैं अब चंपई सोरेन हो जाऊं, उससे कोई उसको हासिल कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो शायद वो ये कहते कि कैसा पुत्र मेरा पैदा हुआ है। वो बात करते थे हिंदुत्व की, हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वर्षा के बाहर मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या स्थिति आ गई है? पता नहीं, मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है कि मतलब उद्धव ठाकरे, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जैसा पुत्र जो है, मतलब वो शायद किसी पिता को ना मिले। आपके पिता जिस चीज़ के लिए ज़िंदगी भर लड़े, आपके पिता ने तो वहाँ पर मतलब पाकिस्तान का मैच ना हो उसके लिए आपने जो है पिच खोद दी थी। आपने वहाँ पर जब तक जिंदा थे बाला साहब ठाकरे, किसी की हैसियत नहीं थी वहाँ पर कि इस तरह की चीज़ कर ले। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि देखिए, राजनीति में सब पार्टियां समझौते करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने भी एक समय में पीडीपी के साथ हाथ मिलाया, एनसी के साथ, हर पार्टी समझौते करती है। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे कोई अगर राजनीतिक समझौता करते हैं तो उसमें कुछ गलत मैं नहीं मानता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप आइडियोलॉजी से समझौता करते हो तब इससे खतरनाक, और आप अपने पिता के जिस पिता ने जिंदगी अपनी दे दी जिस काम के लिए, आप उसके उल्टे जाने के लिए तैयार हो गए, तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे, मतलब बहुत मुझे सॉरी फील होता है। सर महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढलान पर है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां हैं। ढलान कहना मुश्किल है क्योंकि हर राजनेता के जीवन में ऐसा वक्त आता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी अगर आप उनका पूरा जीवन देखेंगे, पूरा राजनीतिक करियर देखेंगे, नरेंद्र मोदी चुनौतियों के बीच से उभर कर आने वाले नेता हैं। नरेंद्र मोदी के पास इस समय चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा अपना असेसमेंट है कि हरियाणा में बीजेपी जो है वो जीत नहीं पाएगी। हरियाणा में बीजेपी सिर्फ एक शर्त पे जीत सकती है, अगर कांग्रेस के अंदर इतनी ज़्यादा इनफाइटिंग हो जाए कि कांग्रेसी एक दूसरे को हराने लगे, तब बीजेपी जीत जाए तो नहीं तो बीजेपी हरियाणा में जीतने वाली नहीं है। महाराष्ट्र की सिचुएशन भी अभी अभी कहना मुश्किल है क्योंकि 1-2 महीने में क्या होता है, उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, तो हो सकता है 1-2 महीने में चीज़ें, लेकिन महाराष्ट्र भी चुनौती है। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनौतियों से घिरे हैं।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को चुनौतियों से निकलना आता है। तो अगला 1 साल जो है वो चुनौती भरा है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि इस चुनौती से कुछ विधानसभा चुनाव हारना वो नरेंद्र मोदी के लिए कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। क्योंकि कुछ विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी हार जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल है। नरेंद्र मोदी उभर के दोबारा आएंगे, ये मेरा असेसमेंट है। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? ये कहना बड़ा लेकिन मुश्किल लेकिन है। लेकिन आपके दिमाग में भी चल रहा होगा योगी आदित्यनाथ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ, देखिए उसमें बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। हम इतना आसान नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी नाम पर कोई बेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं किसी नाम पर बेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वो इसलिए क्योंकि क्या लोगों ने सोचा था मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होंगे? नहीं। क्या 2012 तक, 2013 तक किसी ने सोचा था नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे? नहीं। तो मेरा मानना है कि ये देश बड़ा विविधतापूर्ण देश है और इस देश की राजनीति बहुत जटिल है। अगर एक स्टेट में कोई नेता उभर रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन अभी देखिए भारत की राजनीति में ना बहुत एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कैसा बड़ा परिवर्तन, आप सुनिए। भारत की राजनीति में परिवर्तन ये आने वाला है कि एक तो एक देश एक चुनाव की तैयारी है और जो दिख रहा है एक देश एक चुनाव होने वाला है। दूसरा, अगला लोकसभा चुनाव जब तक होगा तब तक परिसीमन हो चुका होगा। लोकसभा के अंदर 750 लोकसभा सीटें होंगी, महिलाओं की रिजर्व सीटें होंगी। तो देश की राजनीति में बड़ा बहुत भारी परिवर्तन आने वाला है। इसलिए अभी से कुछ कैलकुलेट करना, ये प्रधानमंत्री होगा वो प्रधानमंत्री होगा, मुझे लगता है कुछ नहीं कह सकते। सर, एक सर्वे हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया कि देश के अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अगर योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं तो शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं? नहीं, देखिए ये सब सर्वे जो है ना, ये सब त्वरित होते हैं ना। आज आपको 4 चेहरे दिख रहे हैं, आपने वोट कर दिया। कल को आपको कोई और चेहरा आएगा, पता चला वोट आपका उधर चला जाए, आपको नहीं मालूम। तो ये शिवराज सिंह चौहान, अगर आप कहें, अगर आप देखिए एज फैक्टर से देखेंगे तो हाँ, शिवराज सिंह चौहान रेस में है, योगी आदित्यनाथ रेस में है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। देवेंद्र फडणवीस रेस में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि रेस में होने से नहीं होता रेस में होने से नहीं होता। अडवाणी जी जिंदगी भर रेस में रह गए। तो सर, मेरा सवाल ये है ना कि क्या शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं? नहीं, शिवराज सिंह चौहान रेस योगी में है। आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं नहीं, उनकी वो छवि, शिवराज लेकिन सिंह वो शिवराज समांतर है सिंह ना। चौहान रेस में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि एज फैक्टर और उनका अनुभव। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एज ए कृषि मंत्री। कृषि मंत्री के तौर पर उन्होंने, उनकी जो शुरुआत है बहुत शानदार शुरुआत है। उन्होंने अब ये कहा है कि हर हफ्ते किसानों के साथ संवाद करेंगे। मुझे लगता है इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो शिवराज सिंह चौहान अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ एज है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के नाम पर किसी भी नाम को मैं उस पर जो है कुछ कैलकुलेशन करना, कोई सर्वे करना, कोई, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। तो क्या अमित शाह प्रधानमंत्री के लिए महत्वाकांक्षी है? ये तो अमित शाह, देखिए मुझे लगता है कि आप कोई कितना कह रहे, हर व्यक्ति अंदर अंदर महत्वाकांक्षी क्यों नहीं होता? होता है, हर व्यक्ति होता है। और जो है, जो व्यक्ति भी जो अगर आप अमित शाह की बात करेंगे, अमित शाह के साथ भी एज फैक्टर है ना। अभी उनके साथ उनकी एज है, तो अमित शाह भी महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। और हर व्यक्ति राजनीति में जो होता है महत्वाकांक्षी होता है। अगर महत्वाकांक्षी नहीं होता तो इतनी टॉप तक पहुंचता नहीं। जो आदमी सेकंड नंबर तक पहुंच चुका है, वो आदमी 1 नंबर तक क्यों नहीं पहुंचना चाहेगा? इतनी महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है आने वाले समय में, क्या आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए ये चीज मैं नहीं मानता हूं। अभी योगी आदित्यनाथ को कई परीक्षाओं से गुजरना है। आप अभी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की उससे देख रहे हैं। ये देश बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे लोकप्रिय नेता है। लेकिन ये कहना कि योगी आदित्यनाथ, मैं फिर कह रहा हूँ ना, अभी उनको बहुत परीक्षाओं से गुजरना है। अभी बहुत परीक्षाएं उनकी बाकी हैं। पहली परीक्षा उनकी 2027 है, जो हो सकता है 27 आगे बढ़ के 2029 हो जाए, क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव आया
तो बहुत संभावना है 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव ना होकर 2029 में हो जाए, वो ऐसी संभावना है। तो पर पहली परीक्षा उनकी 2027 है, अभी उनको कई परीक्षाओं से गुजरना है। सर, किसान आंदोलन को लेकर एक बात है कि क्या किसान आंदोलन स्क्रिप्टेड था? कहीं तो थी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी इसकी, कहीं तो थी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो दुनिया भर की जो सेलिब्रिटीज हैं अचानक से वो किसान आंदोलन के पक्ष में, किसानों के बारे में जो है ट्वीट करने लगे। क्यों? आप वो सेलिब्रिटीज जो बिना पैसे के, वो खांसते तक नहीं है, जब तक उनको पैसा नहीं मिलता तब तक वो छींक नहीं मारते, वो ऐसे सेलिब्रिटीज हैं। तो इसका मतलब अगर वो लोग किसान आंदोलन को लेकर लिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ठीक है। तो उसकी स्क्रिप्ट लिखी, और मैं मतलब हम ये बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो योगेंद्र यादव का अपना खुद का बयान है। वो योगेंद्र यादव ने खुद कहा था कि भाई हम तो पिच तैयार कर रहे थे यूपी चुनाव के लिए कि भाई अखिलेश यादव की वापसी हो जाए, हम तो पिच तैयार कर रहे थे। तो अगर पिच तैयार कर रहे थे तो कुछ तो वो होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदुस्तान का आज की तारीख में सबसे बड़ा फेक नैरेटिव है कि 700 किसान मारे गए, ठीक है। ये जो आज तक होता है जिसको लेकर के सरकार भी बैकफुट पे आ जाती है, केंद्र सरकार 700 किसान मारे, ये पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह का फेक नैरेटिव। आप मेरी किताब पढ़ेंगे, इसमें मैंने पूरे तथ्यों के साथ इस बात का खुलासा किया है कि एक फेक नैरेटिव है। सर, आपने आपकी बुक लिखी है मोदी वर्सेस खान खान मार्केट मार्केट गैंग। गैंग। सर, इसका जस्टिफिकेशन मुझे चाहिए कि मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक इसका अपोजिट अगर देखें तो नक्सलवादी या नहीं नहीं, नक्सलवादी तो नहीं है, नक्सली सिर्फ सोच? नहीं, नक्सली नहीं, इसमें सब कुछ है। हम्म, इसमें मोटे तौर पर आप कहें भारत विरोधी, ये खान मार्केट गैंग, और ये मुझे बार बार इसको स्पष्ट किया मैंने कि खान मार्केट गैंग, खान मार्केट से कोई संबंध नहीं है। मैं जो अपनी किताब में जिस खान मार्केट गैंग की बात कर रहा हूँ वो नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक फैला है। अगर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है एक फेक रिपोर्ट छापता है भारत को लेकर, भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी मर गई है, अगर इस तरह के फेक रिपोर्ट, फेक जो है सर्वे छापता है तो वो भी खान मार्केट का हिस्सा है। और अमरीकी डीप स्टेट जो है वो पूरा का पूरा खान मार्केट का हिस्सा है, जिसमें जॉर्ज सोरस है, जिसमें जॉर्ज सोरस की तमाम संगठन है, ये सब डीप स्टेट का हिस्सा है। भारत, ये तमाम खान मार्केट है। तो ये लोग भारत को, जो लोग भारत के लिए विरोध में काम कर रहे हैं वो सब खान मार्केट गैंग, मैं ये मानता हूँ। सर, अभी आपने सेलिब्रिटीज की बात की तो एक बात याद आई कि क्या बॉलीवुड में कौन सी सेलिब्रिटीज की बात की मैंने? बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड पर आ रही हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपने कौन सी सेलिब्रिटी, आप बताइए मुझे। मैं बॉलीवुड की बात नहीं, की मैंने तो किसी मुझे याद सेलिब्रिटी, आया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वरा भास्कर बोला, इसलिए तो नहीं आपने कह दिया सर। वो तो बी कैटेगरी की फिल्मों में काम करने वाली सी कैटेगरी की हीरोइन है, वो उनको जैसे आपने किसान आंदोलन कहा, मुझे वो स्वरा भास्कर याद नहीं आ तो गया। मैं ठीक है, आप स्वरा भास्कर की बात कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वरा भास्कर बी कैटेगरी की फिल्मों में काम करने वाली सी कैटेगरी की अभिनेत्री है, इसलिए उनको सेलिब्रिटी कहना, सेलिब्रिटीज के साथ जाती होगी। तो क्या लगता है बॉलीवुड में एक एजेंडा सेट होता है कि ठाकुर साहब आएंगे, सजा देंगे, मौलाना अच्छा होता है, पंडित दरिद्र होता है, ये एजेंडा क्या बॉलीवुड में सेट बिल्कुल होता है? है, और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक एजेंडा है। मैंने कल भी एक जगह किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे कॉलेज तक मैं जब भगवा देखता था, किसी को भगवा कपड़े पहने हुए साधु संत को देखता था, तो मुझे लगता था, मुझे उससे चिढ़ होती थी, चिढ़ होती थी मुझे भगवा। क्यों? क्योंकि मैंने हिंदी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ। हिंदी फिल्मों में आप उठाकर देख लीजिए, एक नैरेटिव गढ़ा गया हिंदी फिल्मों में, हमको जहर चटाया गया कि भगवा जो कपड़े पहनेगा, तिलक पहने लगाएगा, वो रेपिस्ट होगा, वो मंदिर के अंदर बलात्कार करेगा, वो भ्रष्ट होगा, जो बनिया है वो चोरी कर रहा होगा, वो मिलावट कर रहा होगा, ठाकुर जो है वो बंदूक लेकर महिलाओं का रेप कर रहा होगा, पूरे गांव की लड़कियों को अपने घर बुलाता होगा ठाकुर, और ठाकुर जो है जाति करता होगा, और जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए फादर होगा वो बड़ा फ्रेंडली होगा, वो दुनिया के लिए जान दे देगा, और जो टोपी लगाए जो होगा, जो मुसलमान होगा पठानी सूट पहने, वो कहेगा यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, वो दुनिया भर का यार होगा, यार के लिए जान दे देगा। ये फिल्मों का नैरेटिव है, ये फिल्मों का नैरेटिव है। सलीम जावेद हों, ये सब जो हैं, ये सब इन लोगों ने यही गढ़ा है, इनके पूरा नैरेटिव यही है।
ये नैरेटिव बहुत खतरनाक था, ये हमारे दिमाग में जहर भरा गया। मैं खुद इस जहर का शिकार हो चुका हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ये सिनेमा जो है बहुत खतरनाक चीज़ें काम कर रहा है भारत में, युवाओं के मन में जहर भरने का। आज भी ये हो रहा है। अभी देखिए ना, एक फिल्म आई थी 83, 1983 वर्ल्ड कप के ऊपर फिल्म थी। उस 83 की फिल्म में कोई मतलब नहीं था पाकिस्तान को लाया जाए। उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी। अचानक से जो है, वो कौन, ये फिल्म शायद उसकी है, क्या नाम है, जावेद अख्तर के बेटे ने फिल्म बनाई है ना, जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, फरहान अख्तर। फरहान अख्तर। तो फरहान अख्तर की शायद वो फिल्म है, वो या किसकी है, तो इस तरह, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें अचानक से लास्ट में पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है कि पाकिस्तान की सेना इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान की सेना कहती है जिस दिन भारत का वर्ल्ड कप हो रहा उस दिन हम गोलीबारी नहीं करेंगे, ताकि भारत के सिपाही जो हैं, सैनिक जो सीमाओं पर तैनात हैं, वो वर्ल्ड कप देख सकें। पूरे इतिहास के अंदर 1983 में जिस दिन वर्ल्ड कप का मैच हुआ, ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता, ऐसा कोई घटना नहीं है, ऐसा उस दिन भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही थी। आपको क्या जरूरत थी अननेसेसरी का एक, इस पूरी फिल्म में जो कि एक सच्ची चीज पर है, आप उसमें पाकिस्तान का एजेंडा क्यों घुसा रहे थे? क्यों? तो ये सब जहरीले लोग हैं। ये लोग हमारे मन में ना, ये लोग जहर भर रहे हैं, ये लोग जहर भर रहे हैं, ये पूरा एजेंडा है। सर, एजेंडे की हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि राहुल गांधी देश में केरोसिन फैलाकर माचिस लेकर घूम रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा भारत में केरोसिन फैला हुआ है, सिर्फ एक माचिस दिखाने की जरूरत है। फैला नहीं है, फैलाया जा रहा है भारत में। और मैं राहुल गांधी को क्या कहूँ, पूरा इकोसिस्टम फैला रहा है। राहुल गांधी तो उस इकोसिस्टम के नेता हो सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी केरोसिन फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, राहुल गांधी को सत्ता चाहिए, और वो किसी भी नेता के जो राजनीति में होता है सत्ता के लिए काम करता है। राहुल गांधी ने एक बार कहा था, अपनी मम्मी से मैं बात कर रहा था और हमने कहा सत्ता जहर है। ठीक है, सत्ता जहर है, लेकिन आज राहुल गांधी को वो जहर पीना है। उनको सत्ता चाहिए और उनको जहर पीना है, तो उनको शायद लग रहा है कि पूरे देश को जहर पिलाना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी नेता के तौर पर जो करें सब ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को कम से कम भारत विरोधी एजेंडा जो है उससे बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान के बाहर जाकर कहेंगे सिख सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत जो है चीन से ज़्यादा पिछड़ गया है, भारत में चीन से ज़्यादा बेरोजगारी है, जो कि फेक है, जो कि साइंटिफिकली, जो कि डेटा के आधार पर गलत है। जब आप इस तरह की बातें कहेंगे तो फिर ये सवाल तो बनता है कि राहुल गांधी क्या केरोसिन फैला है या राहुल गांधी फैलाने की कोशिश कर तो रहे हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी राजनीति करने हाँ, का जो उनकी तरीका है। राजनीति से समस्या तो है फिर मुझे। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी कहते हैं एनकाउंटर की बात करते हैं, उनका एनकाउंटर पर वो सवाल उठाते हैं, बुलडोजर पर वो सवाल उठाते हैं। तो अखिलेश यादव की राजनीति यही है ना। अखिलेश यादव देखिए, अभी जो है बिहार में जो एक मामला हुआ, एक बस्ती जला दी गई। अखिलेश यादव पीडीए पीडीए करते हैं, उनके पीडीए के लोगों ने ही बस्ती जलाई, पीडीए के लोगों के ही घर जले। अगर इसमें घर जलाने वाले खुदा ना खास्ता ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, कोई और जात के होते, तो ये लोग देश में क्या माहौल क्रिएट करते। अब उनके पीडीए के लोग हैं तो चलो चुप बैठ गए। क्या उनके एक क्या दलित को, एक पिछड़े को, क्या एक पिछड़े की बस्ती जलाने का हक है? ये समस्या हमारे राजनेताओं के साथ है, अखिलेश यादव के साथ भी है। और अखिलेश यादव तो फिर उन्हीं मुलायम सिंह जी के बेटे हैं जिन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, उन्हीं मुलायम सिंह के बेटे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। तो फिर अखिलेश यादव से मैं क्या उम्मीद करूं? अखिलेश यादव भी उसी राजनीति के हैं, उनको उनको उनका अपना सेट पैटर्न है। उनको चुनाव जीतना है तो उनको मुस्लिम वोट चाहिए, उनको यादव वोट चाहिए, और उनको कुछ और जातियों के वोट चाहिए, इसलिए पीडीए ले आए। तो ये अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है, इसलिए वो हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को भी कम्युनिस्ट वोट चाहिए, इसीलिए आतिशी को उन्होंने सीएम बनाया है? नहीं नहीं, आतिशी क्योंकि को उनके पेरेंट्स तो नहीं बहुत नहीं। कम्युनिस्ट है, अ- अफजल अ- गुरु की फांसी पर वो अरे तो अरविंद अरविंद केजरीवाल खुद जो हैं, अगर अरविंद केजरीवाल का पूरा आप इतिहास उठा, अरविंद केजरीवाल खुद जो हैं, वो इस तरह की विचारधारा से, अगर अरविंद केजरीवाल खड़े होकर ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ वक्फ के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं,
तो फिर अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी क्या आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल अगर खड़े होकर कहते हैं कि मेरी नानी जब पूछती थी कि मंदिर तो नहीं जाना चाहिए, मंदिर राम मंदिर बनेगा तो उससे कोई वो नहीं है, अखिलेश ये अरविंद केजरीवाल की और आतिशी की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ है कि अरविंद केजरीवाल अपनी आइडियोलॉजी ढक छुप कर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल को ठीक से नहीं जानते हैं इसलिए नहीं जानते क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अलग बैकग्राउंड से आए। अरविंद केजरीवाल के मदर फादर, उनकी फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए अगर आतिशी के पेरेंट्स का फैमिली का बैकग्राउंड नहीं होता तो हम जान सकते थे नहीं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है, सेम आइडियोलॉजी है, इसलिए दोनों को अलग करके मत देखिए, आइडियोलॉजी के लेवल पे कोई फर्क नहीं है। जो सिनेरियो भी चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है, नीतीश और नायडू साथ में रहेंगे बीजेपी के? मुझे नहीं लगता कि जाने का कोई कारण है, मुझे कोई कारण नहीं लगता। नीतीश अब अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, अब अंतिम पारी में वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। एक बात, चंद्रबाबू नायडू अपनी पिछली गलतियों से बहुत सीख चुके हैं और इस वक्त मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू के साथ सबसे बड़ी बात जो है, उनके साथ पवन कल्याण है। तो पवन कल्याण का चंद्रबाबू नायडू के साथ होना ये एक बड़ा फैक्टर है। जैसे रामविलास पासवान को एनडीए में जोड़ने रखने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो उनके बेटे को जाता है, चिराग पासवान को। तो जिस तरह से चिराग पासवान ने रामविलास पासवान को नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा, उसी तरह से पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी से जोड़ने के बीच में फैक्टर का काम कर रहे हैं। रामविलास पासवान और मोदी अगर जुड़े रहे तो उसमें फेविकोल का काम किया था चिराग पासवान ने। नायडू और मोदी को जोड़ने में फेविकोल का काम पवन कल्याण कर रहे हैं। तो क्या लगता है पवन कल्याण आने वाले समय में एक बड़े नेता के तौर पर? बिल्कुल, आप मुझे लगता है, आप देखिए पवन कल्याण जिस तरह के, मैं वो पवन कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ये पवन नहीं है, ये आंधी है। मुझे लगता है वो आदमी जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है। और जब आप कहती है ना कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, जब आप कहती हैं कि आपने पूछा, मैं फिर कह रहा हूं मैं किसी को, लेकिन मुझे लगता है अगर दक्षिण से कोई एक व्यक्ति निकल करके देश भर के हिंदुओं का दिल जीत सकता है और प्रधानमंत्री की रेस में भविष्य के लिए हो सकता है, तो उसमें पवन कल्याण का नाम हो तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं वही कह रहा हूँ, आज पवन कल्याण जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीत रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के लोगों का। दक्षिण में हमने ऐसा कोई नेता नहीं देखा। दक्षिण में हमने, जयललिता थी जो लेकर, लेकिन उनका थोड़ा इधर उधर जाती थी। लेकिन पवन कल्याण इस वक्त मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा दिल उन्होंने जीत लिया, तो मुझे लगता है पवन कल्याण आने वाले दिनों में एक बड़े नेता बनेंगे। सर आपने हाथ में कलावा पहना है क्या? हाँ, बिल्कुल पहना है। सर कांग्रेस की सरकार में तो कलावा उतरवा दिया था, तो अभी क्या? नहीं, उतरवाया नहीं था, मुझे कहा गया था, लेकिन मैंने उतारा नहीं था। मुझे कहा था तो उसको मैं छुपा लूं, तो मैं थोड़ा फुल बाजू की शर्ट पहनने लगा था। अब देखिए, बड़े सारी बातें, अकेले मेरा इंसिडेंट नहीं है। आप मालिनी अवस्थी का देख लीजिए, रामानंद सागर का वो देख लीजिए। इस देश में हिंदुओं को लेकर, हिंदुत्व को लेकर के बहुत एक खराब माहौल रहा है, ठीक है ना। हिंदुओं को अपने प्रतीक चिन्हों के लिए लड़ना पड़ा है। वो तो 2014 अभी तो, और फिर मैं कहता हूं कि चलो 2014 में तो प्रतीक चिन्ह हम अब खुद, सत्यम शिवम सुंदरम लाइन भी हटा दी गई थी ना दूरदर्शन के लोगों से, वो भी हुआ था। सत्यम शिवम सुंदरम लाइन हटा दी गई थी, उसकी भी वापसी हुई। तो बहुत सारी चीजें जो गलत हो रही थी, तो जो राजनीतिक पार्टी हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने पर तुल जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये चीजें थी हिंदुस्तान में, लेकिन अभी हम कम से कम उस दौर में नहीं है, और ईश्वर करे उस दौर में हम फिर से कभी वापस ना सर हम दूरदर्शन पर आते हैं तो पहले दूरदर्शन बहुत साफ सीधा, बहुत सरल भाषा से दूरदर्शन जाना जाता था, लेकिन अब उसको अग्रेसिवनेस बनाया है। तो आप जैसे पत्रकारों ने क्या ये कह सकते हैं? देखिए, क्योंकि लोग देखते दो टूक, तो मुझे लगता है कि आपका जो शो है दो टूक, उसकी वजह से ही लोग दूरदर्शन अब देखना शुरू किए। देखिए, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अशोक, सोशल मीडिया पर जो मेरे विरोधी हैं वो कहते हैं अशोक श्रीवास्तव ने दूरदर्शन को बर्बाद कर दिया। लेकिन हाँ, वो कहते हैं अशोक श्रीवास्तव ने दूरदर्शन को बर्बाद कर दिया। दूरदर्शन में एक राहुल देव हैं, बहुत बड़े जो है पत्रकार हैं,
वो इतने बड़े आलोचक हैं, वो आए दिन मेरे खिलाफ लिखते हैं। पता नहीं, मैं तो छोटा सा पत्रकार हूँ, आए दिन मेरे खिलाफ जो है कुछ ना कुछ लिखेंगे कि दूरदर्शन में कैन करा है, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये वो। अब राहुल देव की हिस्ट्री मैं नहीं यहाँ पर खोलना चाहता। बड़े सारे पत्रकारों की मैं बहुत करीब से जानता हूँ इस देश में, कैसे लिफाफा पत्रकारिता से लेकर के कैसे दलाली की पत्रकारिता वो वो। इसमें मिलेगा खान हाँ, आपको मार्केट काफ़ी के। मिलेगा। तो इस देश में लिफाफा पत्रकारिता से दलाली तक बहुत सारे पत्रकार ऐसे जिनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो मैं यहाँ पर उनके, लेकिन जो मैंने करा, देखिए, मैंने दो टूक क्यों शुरू किया, अब आप इसको, ये इससे आपको समझ आ जाएगा। दो टूक मैंने उस पीड़ा में, उस दर्द में शुरू किया जब दिल्ली में जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उस दिन मुझे लगा कि अगर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये नारे लग रहे हैं, और नारे लगने के बाद जो लोग नारे लगा रहे थे उनके समर्थन में सीताराम येचुरी, डी राजा, राहुल गांधी जैसे लोग जाके खड़े हो जाते हैं कि ये इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ये क्या अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है? ये नहीं हो सकती अभिव्यक्ति की आजादी। आपको ये हक नहीं है कहने का, आपकी हैसियत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए उनको आप अभिव्यक्ति की आजादी। उस दिन मुझे जो दर्द हुआ था, पीड़ा हुई थी, तब मैंने ये सोचा था कि इस आइडियोलॉजी से लड़ना चाहिए। मैंने 2014 में तय नहीं किया था। लोग कहते हैं अशोक श्रीवास्तव 2014 के बाद बदला। मैं 2014 के बाद नहीं बदला, मैं 2016 के बाद बदला, जब मैंने सुने, ये नारे सुने, और जब अफजल गुरु एक आतंकवादी के लिए इस देश की एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो हैं, देश की संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी के लिए की बरसी मनाते हैं, उस दिन से अशोक श्रीवास्तव बदला। उस दिन से मैंने तय किया कि इस आइडियोलॉजी को चुनौती देनी चाहिए, इस आइडियोलॉजी से लड़ना चाहिए, और तब मैंने दो टूक शुरू किया। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सरकार का, और खास करके अरुण जेटली जो उस समय आईएनबी मिनिस्टर थे। मैंने उनसे जाकर कहा कि सर, हमें इस आइडियोलॉजी से लड़ना है, ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर देगी। आज जेएनयू में लग रहे हैं नारे, कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगेंगे, परसों जो है मॉडर्न स्कूल में लगेंगे, उसके बाद डीपीएस में लगेंगे, हर सरकारी स्कूल में लगेंगे, घर घर में लगेंगे। मैंने कहा इस आइडियोलॉजी को एक्सपोज करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा कि जी, मैं चाहता हूं कि एक डीडी में ऐसा डिबेट शो शुरू किया जाए जिनमें इस आइडियोलॉजी को हम चुनौती दें, इनको हम बेनकाब करें। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं इसमें विपक्ष को बुलाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैंने शुरू किया। मैंने उसके बाद इन तमाम लोगों को अपने शो में आमंत्रित किया। मैं खुलकर कहता हूं ऐसे सभी लोग कि भैया, डेमोक्रेसी में हो ना, आओ डिबेट कर लो। अगर आपको लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अभिव्यक्ति की आजादी, आओ डिबेट कर लो। कहाँ आ रहे हैं सर? भाग जब जाते आपने हैं। पर्दाफाश किया भाग तो मुझे तो एक भी प्रवक्ता नहीं दिखता नहीं, कांग्रेस का, प्रवक्ता तो छोड़ विपक्षी दीजिए। पार्टियों जिस का। वक्त ये नारे लगे थे उस वक्त मैंने कन्हैया कुमार को भी बुलाया था। मैंने तो कन्हैया कुमार को भी कहा था आओ जरा इस पर डिबेट करते हैं, तो नहीं आए। फैक्ट नहीं है ना हाँ, सर। देखिए है क्या कि ये लोग सच से डरते हैं। मैंने मैंने ये जो मोहम्मद जुबैर है, जिसको क्लिप कटुआ कहते हैं, मैंने उसको भी बुलाया था अपनी डिबेट में कि आओ डिबेट करते हैं। मुझे लगता है कि डिबेट करने से आप क्यों डर रहे हो, आपको डर क्यों लगता है? और मैं सारे कांग्रेस के समर्थक, इस इकोसिस्टम के सबको मैं खुली बात कहता हूँ कि आओ किसी भी विषय पर डिबेट करो ना, खुल के डिबेट करते हैं। ये लोग डिबेट से डरते हैं, ये लोग सच से डरते हैं। आज राहुल देव, या मान लीजिए कोई भी हो, बड़ा सो कॉल्ड पत्रकार हो, या फिर आशुतोष हो, मैंने आशुतोष को बुलाया, मैंने योगेंद्र यादव को बुलाया। वो कहते हैं डीडी की डिबेट में हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं आओगे भाई? आ जाओ ना, आ जाओ खुलकर, अगर दम है तो बात करो तुम्हारे। लेकिन क्या है कि ये लोग सच से डरते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, देखिए, मुझे इस बात की तकलीफ होती है, कई बार तकलीफ होती है। जितने प्राइवेट चैनल है ना, मुझे क्यों लोग क्यों खराब समझते हैं, और प्राइवेट चैनल में कई जगह उनको तकलीफ नहीं होती। प्राइवेट चैनल पर वो कभी भी कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, उनको काउंटर नहीं करा जाता। मैं काउंटर करता हूँ, लगातार काउंटर करता हूँ। हम हर रोज देखते हैं। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर आपने कोई बात की तो उसको सच साबित करो ना, उसको बोलो सच सही है, उसको साबित करो। अगर साबित नहीं करो, होता क्या है कि मैंने पूछा सवाल, मैंने अब जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी राहुल गांधी का बयान था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए मेरे डिबेट में, मैंने उनसे पूछा राहुल गांधी की उस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। उन्होंने कहा ये जो बीजेपी है ना, ये देश बांटने का। मैंने उनका रुकिए, मैंने कहा बीजेपी को आप गाली देना चाहते हैं, मैं 5 मिनट दूंगा, मुझे बताइए राहुल गांधी के बयान पे। उन्होंने कहा इस देश में मुस्लिम सुरक्षित। मैंने कहा रुकिए, आपको उसके लिए भी 5 मिनट दूंगा। इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं, आप बोलिएगा। राहुल गांधी, आप बताइए सिखों को लेकर अल्टीमेटली क्या हुआ? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मेरी डिबेट में कहा राहुल गांधी का यह बयान ठीक नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित हैं। तो क्लियर हो गया ना। अब यही चीज जब आप प्राइवेट चैनल पे जाते हो, एक सवाल पूछो, कुछ जवाब देते हैं कुछ,
और आपको खुली छूट होती है सब करने की। मेरा प्रोग्राम है दो टूक, तो भाई दो टूक बात करिए, आप बताइए, साबित करिए, अगर राहुल गांधी का बयान सही है तो साबित कीजिए, नहीं नहीं सही है तो फिर आप मानिए कि भारत में तो सब आप सुरक्षित फैक्ट्स है। के साथ बातें रखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप तो गोदी मीडिया से, हाँ आपके तो पास तो ठीक है। स्क्रिप्ट आती है सर, सच में आती है क्या नहीं, स्क्रिप्ट? मैं फिर कह रहा हूँ ना भाई, वो कौन स्क्रिप्ट भेजता है। और ओके। और और मैं आपके चैनल से एक बात और कह रहा हूँ, आप भी युवा पत्रकार हैं, गोदी मीडिया कहा जाता है, दलाल मीडिया कहा जाता है, हमको दलाल कहा जाता है, हमको कई तरह की चीज़ें कही जाती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और आज फिर मैं कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा, पिछले 6 साल 5 6 साल से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस देश में जितने पत्रकार हैं, सबको अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अशोक श्रीवास्तव हो, रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, सुधीर चौधरी हो, अमीश देवगन हो, अमन चोपड़ा हो, कोई भी पत्रकार हो, सबको अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप अगर कह रहे हो अशोक श्रीवास्तव की, अशोक श्रीवास्तव जो है गोदी मीडिया है, इसको पैसा मिलता है, इसको स्क्रिप्ट मिलती है, तो आपको वो मेरी उसमें दिख जाएगा ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप अशोक श्रीवास्तव का बैंक बैलेंस चेक करो, आप अशोक श्रीवास्तव का देखो कि अशोक श्रीवास्तव के पास कितने मकान हैं, कितने फ्लैट हैं, कितनी ज़मीन मेरे नाम है। आप ये चेक करो मेरी गाड़ी कौन सी है, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं। आप चेक करो मेरे पास कितने आभूषण है, मेरे पास कितना सोना है। आप ये सब सब चेक कर लो, और आप अशोक श्रीवास्तव की सैलरी मालूम कर लो कितनी है। जब आप उस सैलरी से मिलान करोगे, तो अगर मेरे पास मेरी सैलरी से ज़्यादा संपत्ति है, तो इसका मतलब ये है कि मैं पत्रकारिता नहीं, दलाली कर रहा था। लेकिन मैं ये खुलकर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इस देश के सभी पत्रकारों को कह रहा हूं, आओ सब मिलकर सार्वजनिक संपत्ति की घोषणा करते हैं। लेकिन कोई खड़ा ही नहीं होता साथ में मेरे। तो फिर आप कहते रहो, कहने के लिए दलाल कहते रहो, गोदी मीडिया कहते रहो। मैं तो कह रहा हूं कि अगर, फिर कह रहा हूं ना कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप किसी पे आरोप लगाओ, कुछ नहीं, मैं कहता हूं आइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, आपके मोदी जी के साथ इंटरव्यू को गोदी मीडिया, दलाल मीडिया कहा जाता है, तो फिर रविश कुमार का वो राहुल गांधी वाला इंटरव्यू देखकर यही लोग तो क्या दिक्कत है, कहेंगे? क्योंकि उनका इकोसिस्टम है, उनका इकोसिस्टम है। मैंने जब रिसर्च किया रवीश कुमार को इस इंटरव्यू का, रवीश कुमार ने पूरे इंटरव्यू में राहुल गांधी से एक बार भी, क्योंकि वो इंटरव्यू कब का था, वो 2019 का इंटरव्यू था ना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2019 के चुनाव के समय था। 2019 के चुनाव का दौर। राहुल गांधी हाँ, का। राहुल गांधी के साथ जो रवीश कुमार का इंटरव्यू था, उस पूरे इंटरव्यू में करप्शन को लेकर के उन्होंने, चौकीदार चोर तो ये सब चीज़ें पूछी, क्योंकि राहुल गांधी लेकिन पूरे इशू में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो अगर कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहे थे उस पर तो पूछना चाहिए था। उस पर उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा। तो फिर ये सिर्फ कहने वाली बात होती है कि, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब मैंने कश्मीर के ऊपर, जब कश्मीर में एक बार बुरहान वानी की हत्या हुई थी, तब मैंने, ये मेरा वीडियो अभी भी सोशल मीडिया में जाएंगे तो आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। मैंने कश्मीर पे एक बार कार्यक्रम किया था, और मैंने ये उसमें कहा कि भारत में मीडिया का एक हिस्सा आतंकवादियों को ग्लोरीफाई कर रहा है। जब मैंने ये अपने दो टूक में कहा, तो उसको लेकर रवीश कुमार जी ने, जब एनडीटीवी में थे, उसको लेकर उन्होंने कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम में उन्होंने एक किसी अपने चंटू को बैठा रखा था। उसने 2 या 3 बार मेरा नाम लेकर कहा कि अशोक श्रीवास्तव के प्रोग्राम में दो टूक में ऐसा ऐसा हो रहा है, और ये लोग जो हैं, ये लोग मीडिया की आज़ादी पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं पत्रकार वो करते हैं। मुझे खराब लगा कि भाई हम लोग अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कश्मीर पर रवीश कुमार जी को कहा कि आइए सार्वजनिक मंच पर एक डिबेट करते हैं, और मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था दिल्ली में, टेररिज्म कश्मीर एंड मीडिया। उसमें मैंने देश भर के पत्रकारों को बुलाया, और मैंने उसके बाद रवीश जी को कहा कि आप आइए हम डिबेट करते हैं। रवीश जी नहीं आए। क्यों नहीं आए आप आते, आप डिबेट करते कि क्या, अगर मैं कह रहा हूं कि भारत में मीडिया का एक हिस्सा आतंकवादियों को ग्लोरीफाई कर रहा है, तो आपको ये गलत लगता है, तो आप आओ मेरे साथ बैठो, आप बताओ अशोक जी आपने ये गलत कहा, ये गलत कहा, हम ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये कहना, डिबेट करिए। और फिर वो कहते हैं कि अभी तो मैंने टीवी से इस्तीफा दिया है, कुछ समय बाद मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए, आप ये सब चीज़ें तो, ये सब चीज़ें कहने की चीज़ें होती हैं, ये सब ना, इस देश में जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है दुनिया में कहीं नहीं है। आप रोज़ नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीडियो बनाते हो, रोज़ बनाते हो, रोज़ इस देश में विपक्ष नरेंद्र मोदी को गाली देता है, फिर आप कहते हो मोदी तानाशाह है।
तो ये मतलब कैसे दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? या तो नरेंद्र मोदी तानाशाह है तो वो आप उसको गाली नहीं दे पाओगे, अगर वो तानाशाह है तो आप उसके खिलाफ वीडियो नहीं बना पाओगे। आप वीडियो भी बना रहे हो, गाली भी दे रहे हो, फिर कहते हो नरेंद्र मोदी तानाशाह है। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये भी एक फेक नैरेटिव है इस देश में, जो फेक नैरेटिव की उसी का एक फेक नैरेटिव है। सर जाते जाते आपकी डिबेट के बारे में हर रोज चर्चा होती है और हम लोग आपकी डिबेट को देखते हैं और हमें पता है कि आप फैक्ट के साथ बातें रखते हैं। जब आपकी कुछ दिनों पहले वो वीडियो वायरल हुई थी और आपने कहा था कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, उस वक्त क्या हुआ था सर? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि अशोक श्रीवास्तव जी ने तो अब हद पार कर दी दलाल मीडिया की। वो वीडियो देखकर हो सकता है क्लिप्स वायरल हुई है छोटी वो छोटी। जूते वाला इंसिडेंट था क्या? जी नहीं, ये देश किसी के बाप का नहीं है, मुझे ध्यान नहीं मैंने कब कहा, और अगर ये कहा तो मैंने क्या गलत कहा? जूता मार दूंगा जूता मार दूंगा, मेरे ख्याल से वो बात थी। देखिए, उसमें मैं एक बात मानता हूँ, मैंने उसके बाद एक ट्वीट करके, क्योंकि सामने वाले ने ये कहा कि आपके दूरदर्शन के ऑफिस में कोई आकर झंडा लगा दे, तो पाकिस्तान का झंडा लगा दे तो क्या करोगे? तब मुझे बड़ा ख़राब लगा, मुझे गुस्सा आया, जो मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कई लोग मुझे आजकल ये कह रहे हैं कि तुम एंग्री यंग मैन बनते जा रहे हो, इतना गुस्सा क्यों करते हो? मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा बीपी ठीक रहता है क्या? मेरा बीपी ठीक रहता है, लेकिन ऐसी बातें सुन के बहुत गुस्सा है कि मतलब पाकिस्तान का झंडा, अरे यार, कश्मीर में आपने जब तक लगाना था लगा लिया, वो दिन गए, अब कश्मीर में भी नहीं लगा सकते पाकिस्तान। तो मेरे स्टूडियो में क्या लगाओगे? किसकी हैसियत है कि हमारे स्टूडियो में आके लगाए? तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ शब्दों का जो प्रयोग किया था, मुझे लगता है वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और उसको लेकर मैंने ट्वीट भी किया। मैंने सार्वजनिक रूप से लिखा कि मुझे उन कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जो मैंने किया मैं शायद सीमा लांघ गया था, लेकिन वो एक प्रतिक्रिया थी, सब मतलब दिल से एक ऐसा कुछ हो गया, गुस्सा मुझे बहुत आ गया, तो वो मैंने कर दिया। अब उसको आप कुछ मर्जी लें, लेकिन मुझे इस बात पे कोई वो नहीं है कि भारत मेरे स्टूडियो में क्या, हिंदुस्तान में कोई, जब तक पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज रहा है, तब तक मैं कहूँगा हिंदुस्तान में कोई भी कहता है कि यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगा दो, उसको जूता ही मारना चाहिए। तो सर मुझे लगता है कि अगर आपकी जगह मैं होती तो और अगर ऐसा कोई बोलता आके तो शायद हो सकता है कि एक्शन का रिएक्शन होता। हाँ, तो एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, तो मेरे साथ भी हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ठीक है, हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? सर आपका 2 प्रोग्राम चलता है और मैं चाहती हूँ कि सारे देश के जो पत्रकार हैं और जो देश के युवा हैं, आपने कहा कि देश का युवा भी सोया नहीं है, वो जाग रहा है। मुझे लगता है 24 घंटे में से 20-22 घंटे तो जागता ही है युवा, वो 1-2 घंटे सोना ही पड़ता है, मजबूरी है। क्या संदेश आपकी तरफ से देश के युवाओं को? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा संकट है इस वक्त, हम जिस दौर में जी रहे हैं, बहुत बड़ा संकट है। हमको जाति के आधार पर बांटने की कोशिश चल रही है, हमको धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश चल रही है, हमारे धर्म को जो है दोयम दर्जे का बताने की कोशिश चल रही है, हमारे खान पान में मिलावट करने की कोशिश चल रही है, हमारे देश में जो है डेमोग्राफी चेंज का बहुत बड़ा खतरा है। इतने सारे खतरों से दुनिया की ताकतें भारत को, एक मजबूत भारत को नहीं देखना चाहती। दुनिया भर की ताकतें भारत को कमज़ोर करने की साजिशें कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि दिन में 1 घंटा या आधा घंटा देश के लिए सोचकर कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा देश बचा रहे, सुरक्षित रहे। आप और कुछ नहीं कर सकते तो किसी से, जैसे मैंने कहा कि आप हमको जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, आप कहीं ना कहीं 2 लोगों को समझा दीजिए, 4 लोगों को समझा दीजिए, अपने परिवार में बैठकर बता दीजिए, फेक नैरेटिव से के बारे में बता दीजिए। कुछ तो कुछ करिए, सोशल मीडिया पर एक अच्छी सी पोस्ट लिख दीजिए, कुछ करिए इस देश को बचाने के लिए। खतरा बहुत बड़ा है। लोग कहेंगे कि मैं डरा रहा हूँ, लेकिन ये डराने वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी सर सोशल मीडिया की पोस्ट से भी कुछ नहीं होगा, हम अभी पोस्ट ही लिख रहे नहीं हैं नहीं, ना, मैं कह रहा हूँ पोस्ट ही ठीक है, लिख रहे मैं हैं। मानता हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ ना हो, उसकी बजाय कुछ तो हम करें। कुछ तो हम करें। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। कुछ तो समय आप निकाल सकते हो ना। तो आप ठीक है सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए ठीक है सोशल मीडिया नहीं होता, अगर आप सोशल मीडिया पे लगातार लिख रहे हैं, फर्ज कीजिए, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो साथ साथ वोट भी दे दीजिए। ठीक है ना? मैं लिखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, जब आप एक चीज करते हो, जब आप एक चीज पे लगातार वो करते हो, तो आप उस चीज में ढलते रहते हो। जब आप ढलते रहते हो तो फिर आपकी मानसिक, अगर आप रोज सोशल मीडिया पर लिख रहे हो
कि इस देश में खतरा है, इस देश के खतरे से लड़ने की ज़रूरत है, हमें बांटने की कोशिश चल रही है, तब मुझे लगता है उसका इतना तो असर होगा जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आपकी अंतरात्मा आपको घर में नहीं बैठने देगी। आपकी अंतरात्मा कहेगी कि आपको निकल कर वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दो टूक हमने बात की, लेकिन कल फिर से दो टूक देखिए नए तेवर और कलेवर के साथ हर रोज। और मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग में आपको सब कुछ मिल जाएगा 2014 से लेकर, या 2014 के नहीं नहीं, दोहा पहले की है, पूरा फेक नैरेटिव पर यह किताब है। पिछले कुछ सालों में जो फेक नैरेटिव गढ़ा गया, 2014 से पहले तो एक बड़ा फेक नैरेटिव मैं आपको बता ही चुका हूँ, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, वो इस किताब में नहीं है। लेकिन फेक नैरेटिव आज भी लगातार बढ़ गढ़े जा रहे हैं। इस किताब के बाद भी नए फेक नैरेटिव आ गए, इस किताब से पहले भी थे, तो उनसे सावधान इसीलिए रहना आपने कहा कि डेमोग्राफी को खतरा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू टॉक यू एंड नाइस टू मीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।